थैंक यू सरोज जी। ठंड होने लगी सरोज जी? जी मैम, हमें थोड़ी ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा, वो फास्ट किया था आपने पूर्णमासी का? जी मैम, हमने पूरे 5 दिन वाला किया था, लेकिन क्लास 3 दिन का भेजा नहीं। था? हाँ जी। 3 दिन का जो भेजा था मैंने। वो हमने देखा नहीं आपने क्या भेजा था, लेकिन हमने 5 दिन का किया था। वो जो भीष्म अच्छा, पंचक कहे जाते हैं ना, क्या कहे जाते हैं? भीष्म पंचक नहीं कहे जाते हैं। 5 दिन एकादशी से पूर्णमासी तक का व्रत होता है अच्छा। कार्तिक से। वो हम पूरा करते हैं। अरे वाह। जी। अब कब होगा वो? वो कार्तिक में होता है। अच्छा। तो आपने वाला लेकिन उपवास कैसे रखा? फलाहार मैम, केवल फल फलाहार। खाए थे, केवल फल खाए थे बस। बहुत बढ़िया, आप व्रत करने में बहुत आगे हैं। नमस्कार आप सभी को। शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। चले, तो हम लोग जितनी चिकित्सा विधियां प्रचलित हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जल चिकित्सा में जल नीति आप सभी जानते हैं। मैंने एक पॉट को दिखाया था। ये एक नाक से इसमें ल्यूकवार्म वाटर भरते हैं, बिल्कुल हल्का गुनगुना। आप लोग अपनी तरफ से म्यूट कर लें प्लीज, क्योंकि छोटी छोटी आवाजें भी आती हैं जो इरिटेट करती हैं। तो इसमें भर लेंगे। ये तांबे का भी आता है, आने को चांदी का भी आता है। हाँ, स्टील भी आता है, इसमें प्लास्टिक भी आता है। थोड़ी देर का काम है तो प्लास्टिक भी नॉट बैड, पर आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। उसमें फिर एक एक नाक, मतलब ऐसी बॉडी को 45 डिग्री टिल्ट करेंगे। 90 डिग्री पे बॉडी है, 45 डिग्री पे टिल्ट किया। और हेड को भी हमने 45 डिग्री पे टिल्ट किया। मुंह से सांस भरते रहे और एक नाक से डाला तो दूसरी नाक से पानी निकलने लगता है, और दूसरी से डाला तो पहली से निकलने लगता है। तो ये है जल नीति। आंख स्नान, आई वॉश कप्स आते हैं, जिसमें त्रिफला या नॉर्मल पानी भर के हम आंखों को ऐसे डाल के चलाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। कुंजल, पानी पी करके वोमिट कर देना। गर्म जलपात, सिर्फ पानी गुनगुने पानी से भरी पैकेट में डालना, बट पानी का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना। ठंडा जलपात, फिर ठंडे पानी में पैर रखना। कटी स्नान मतलब कमर का हिस्सा टब में हो और पैर बाहर हो। जननीय स्नान, जेनाइटल बाथ, मतलब आप इस पे बैठे हो, पैरों के बीच में गैप हो, तो मग से या शावर से, हैंड शावर से, सिर्फ पेनिस का सॉफ्ट एरिया, और फीमेल्स में लैबिया माइनोरा, मतलब छोटे लिप। आप लोग प्लीज अपनी तरफ से म्यूट करें प्लीज। अंशी तब गई और तभी वो वहां म्यूट तो बंद करें कर प्लीज दिया। अपनी तरफ ये से कोई और सभी। स्टार्ट कर लो जैसे ये ना, ये बंद कहाँ गए। सभी प्लीज अपनी तरफ से म्यूट करें। थैंक यू। तो जेनाइटल बाथ, जिसमें फीमेल्स में लैबिया माइनोरा, स्मॉल लिप्स जो होते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में, उन पे पानी पड़े सिर्फ, तो आपके पैरों में चप्पल रहे और पैर भी सूखे रहे। गर्म पैक्स, हॉट फर्मेंटेशन, कॉम्प्रेसिस, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, आइस फर्मेंटेशन। ठंडा सिट्स बाथ, जिसमें आपका नाभि से नीचे तक का एरिया, सिर्फ एनस का एरिया ठंडे पानी में रहता है। ये फिशर है, पाइल्स है,
सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, इन सब के केस में डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, क्या किसी भी सर्जरी के बाद भी रिकमेंड करते हैं एनाल एरिया की। भाप स्नान, स्टीम बाथ, औषधीय भाप, जब हम कुकर में कोई बहुत सारी औषधियां नागरमोथा वगैरह डाल के उससे एक पाइप लगा के जब आपकी बॉडी पे देते हैं तो वो औषधीय भाप हो गई। एनिमा, जब हम एनस के थ्रू पानी को अंदर डालते हैं और रेक्टम क्लीन करते हैं, कोलोन और रेक्टम क्लीन करते हैं तो एनिमा। पूर्ण चादर की लपेट, गीले चादर को पहले लपेटते हैं, उसके ऊपर 2-3 ऊनी कंबल लपेटते हैं तो पूर्ण चादर की लपेट हो गई। नेकेड बॉडी पे रीढ़ स्नान, स्पाइनल बाथ, इनको सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे पानी, इनको हम आगे थोड़ा और जब कोर्स आपका हो जाएगा तो एलोबरेट वे से भी पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे। मृदा चिकित्सा, मृदा मीन्स मिट्टी, जब मिट्टी से चिकित्सा की जाए तो वो मृदा चिकित्सा। नाभि पैक मतलब नाभि पर मिट्टी रखने का 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे, बाएं और दाएं, इतना एरिया कवर किया जाता है। उधर पैक जब हम लोअर बेली भी कवर करते हैं और अपर बॉडी पे लिवर तक का रिब्स के नीचे का एरिया कवर करते हैं। स्पाइनल पैक जब हम स्पाइन पे मिट्टी लगाते हैं। आंखों के लिए पैक, अब इन सब के अलावा इसमें क्या अंतर है, आंखों का जो पैक होगा वो एक मार्किन के कपड़े के अंदर होगा, बाकी सब में हमने मिट्टी को डायरेक्टली उनके ऊपर रखा है, पर यहाँ पर हमने आंखों के लिए एक मार्किन के कपड़े के अंदर मिट्टी को रखा और फिर कपड़े को रैप किया और आंखों पर लगाया। मस्तक का पैक भी ऐसे ही लगाते हैं एज इट इज मिट्टी को। सर के लिए पैक भी होता है कि जहां पर हम एज इट इज रखते हैं और एक कपड़ा बांध देते हैं। पूरे शरीर के लिए पैक ग्रैंड मड पैक होता है जिसमें हम पूरे शरीर को सिर से लेके पांव तक, जिसमें आंख, नाक, मुंह और जेनिटल ऑर्गन्स को छोड़ के पूरी बॉडी पे मड लगाते हैं। ये शरीर के लिए पैक। और मृदा स्नान जब हम मिट्टी के पूल में अपनी बॉडी को डाल देते हैं तो उसमें जो हीलिंग होती है उस तरह का विधान है तो उसको कहते हैं मृदा चिकित्सा। और कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आपको पढ़ने को मिलेंगी, रंग चिकित्सा के बारे में एलोबरेट वे से पढ़ने को मिलेगा। कलर थेरेपी एक बहुत बड़ी साइंस जिसमें हम रंगों का इस्तेमाल करके, रंगों को देख के, रंगों को ध्यान करके, रंगों को पहन करके, रंगों को खा के, रंग लगा करके ठीक करते हैं, उनको कहते हैं रंग चिकित्सा। सूर्य किरण चिकित्सा क्या है, सनबीम थेरेपी, जहां पर हम एक एपरेटस होता है नेचुरोपैथी में, ग्लासेस लगे होते हैं और नेकेड बॉडी को हम उसके अंदर डालते हैं और पर्टिकुलर एरिया पे हम उस रंग का ग्लास रखते हैं तो सूर्य की किरणें उससे छन करके शरीर पर जाती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरोपैथी का एक बहुत खास पार्ट। फिर है मालिश चिकित्सा। मालिश एक वैज्ञानिक मालिश की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए मसाज अच्छा है, फैट को मोबिलाइज करने के लिए अच्छा है। जिस जगह पर पेन है उस पर किस तरह की मसाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सबको बहुत अच्छे से एलोबरेट वे में इसमें पढ़ेंगे। उपवास चिकित्सा क्या कहती है, फास्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। कैसे होती है कि हमारा जो खाया हुआ भोजन है वो ही नहीं पचता क्योंकि हम हर वक्त मंचिंग करते रहते हैं। तो जब हम हर वक्त खाते हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम उसको पचाने में लग जाता है। अगर हम नहीं खाएंगे तो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ सड़ रहा है, जो पूरी तरह नहीं पचा, अब सिस्टम उस पे काम करेगा और उसको पचाने में लगेगा। तो इस तरीके से और एक प्रिंसिपल काम करता है फास्टिंग थेरेपी पे, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है, जब भूखमरी की स्थिति आती है, स्टारवेशन, तो जब हम कुछ नहीं देते हैं बॉडी को तो जो कैंसर कोशिकाएं हैं या खराब सेल्स हैं वो अपने आप को इनगल्फ कर जाती हैं, मतलब सुसाइड कर लेती हैं। तो सीधी सी बात है कि वो मर जाएंगी और जो अच्छी हैं वो अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, मल्टीप्लाई होंगी, तो आपका बॉडी ठीक होने लग जाएगा। ये इतनी अच्छी यूनिक साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इजाद की है और हर धर्म में इसके लिए कहा जाता है। भौतिक चिकित्सा, फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट में आपके फिजियोथेरेपी भी आ जाती है कि कैसे हम अलाइनमेंट को बदल करके, कैसे हम एक्सरसाइजेस करा करके शरीर को ठीक करते हैं। ऑस्टियोपैथी क्या है, जो भी और बोन्स, अंग आपके दिक्कत में है जैसे घुटना, तो उनकी स्ट्रेचिंग वगैरह करके हम उनको ठीक करें। तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लोग भी आजकल नेचुरोपैथी में ऑस्टियोपैथिस्ट हैं
जहां पर वो ऑस्टियो मतलब हड्डी को स्ट्रेच करके, घुमा के, अलाइनमेंट बदल के ठीक कर ले जाते हैं। चीरो चिकित्सा, आई डोंट नो, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं देख लूंगी इसको। चीरो चिकित्सा तो नहीं है कोई, मुझे जानकारी में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। विद्युत चिकित्सा इलेक्ट्रिक से होती है, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वायर जो है आपके हल्का सा जिग 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 इंटेंस टेंस, जिसे फिजियोथेरेपी में टेंस कहते हैं, वैसी कुछ चिकित्सा पद्धतियों को जिनका हार्म नहीं था, 0 के बराबर था, उनको प्राकृतिक चिकित्सा में डाला गया है। आहार चिकित्सा आप सभी जानते हैं, आहार की एक विशेषता है, तो कितनी तरह का आहार होना चाहिए, कितनी तरह का आहार प्रचलित है, किस व्यक्ति को किस तरह का आहार देना चाहिए, उसका काफी एलोबरेट वे इसमें आता है। जड़ी बूटी चिकित्सा क्या है कि किस बीमारी में कौन सी जड़ी बूटी दी जाए। जैसे सिंपल सी बात है कि सहजन कब किसको खिलाना है, सिंपल सी बात है आंवला रीठा शिकाकाई किसको खिलाना है, सिंपल सी बात है कि सभी को पता है कि आपके त्रिफला पाउडर का उपयोग क्या होना चाहिए, आपके नगरमोथा का उपयोग क्या होना चाहिए, आपके दशमूल क्वाथ का उपयोग क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो रॉ फॉर्म में भी फायदा पहुंचाती हैं, नीम का है, तुलसी है, बहुत सारे उपयोग हैं। तो सिंपल कुछ एक जड़ी बूटियों का अध्ययन हमें करना है जिसका हमें फायदा भी मिलता है। मंत्र चिकित्सा, मंत्र में शक्ति है, ये आप सभी जानते हैं, पर किस व्यक्ति का कौन सा ऑरा वीक है और उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा मंत्र चैंट करें। तो हर एक अंग की चक्र का एक पर्टिकुलर मंत्र है, तो उसके द्वारा हम जब चिकित्सा करते हैं तो उसमें फायदा होता है। विश्वास चिकित्सा, विश्वास चिकित्सा सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस से आती है। जितना भरोसा आप अपने आप पर करेंगे, कोई व्यक्ति आप पर, किसी व्यक्ति पर करने से अच्छा है अपने आप पर करेंगे और एक ट्रस्ट डेवलप करेंगे, एक बॉन्ड डेवलप करेंगे, तो वो भी आपकी हीलिंग करता है। तो इसी से विश्वास जगता है धर्म का। जब हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम ठीक होने लग जाते हैं। संगीत चिकित्सा आजकल ये बहुत प्रचलन में है, इस पे काफी रिसर्च हो रही है कि हर एक बीमारी या कह लीजिए ऑर्गन का एक अपना हर्ट्स है, साउंड में जो वेवलेंथ है जो उसको ग्रास्प करता है। तो आपने देखा होगा कभी किसी को कोई साउंड पसंद आ रहा है, कोई किसी को कोई साउंड पसंद आ रहा है, म्यूजिक। तो जब हम उस हर्ट्स का पर्टिकुलर साउंड सुनते हैं तो वो ऑर्गन हील होता है। तो 2 तरीके हैं, जो व्यक्ति बीमार है उसको वही संगीत पसंद आएगा जो उसको हील कर रहा है, जो उस ऑर्गन से रिलेटेड है। और जो व्यक्ति, इसीलिए आपने देखा होगा किसी में बीट में तबला ज्यादा है, किसी में हारमोनियम ज्यादा है, किसी में इतने हर्ट्स का साउंड है, वो उसको ज्यादा रिलैक्स कर रहा है क्योंकि जो बीमार अंग है वो उसको हील कर रहा है। ठीक है, ये संगीत चिकित्सा है। बहुत सारे लोग आजकल म्यूजिक में विशारद कर रहे हैं, उसके बाद वो हीलिंग में जा रहे हैं, हीलिंग थेरेपी में, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। अब है मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। आप सभी जानते हैं, इस वर्ड से कंसर्न रखते हैं। ठीक है, मन में ही चिकित्सा बैठी हुई है और आजकल ये बहुत कॉमन है। अगर मैं कहूँ 95% पॉपुलेशन इससे बीमार है तो बुराई नहीं है, क्योंकि मन या सोच को बदलना पड़ेगा तब आप ठीक हो जाएंगे। तो आप फिजिकल कितनी भी थेरेपी करते रहे, रिजल्ट्स नहीं आते। जब हम सोच को बदलने की बात करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। तो योग जो है सुबह सुबह आपकी सोच पर काम करता है। फिर विश्राम चिकित्सा, बहुत बार क्या होता है कि पैनिक होने के कारण हमें नहीं फायदा होता, तो रेस्टिंग थेरेपी किस किस तरह से काम करती है, किस किस पोस्चर में रेस्ट करना चाहिए, किस तरह का रेस्ट होना चाहिए, ये है इसमें। व्यायाम चिकित्सा, योग एक अलग पार्ट है, व्यायाम में आपके जिम भी आ गया, आपका एरोबिक भी आ गया, आपका डांस भी आ गया, आपका स्विमिंग भी आ गया। तो इस तरह का शारीरिक व्यायाम कितना किस दृष्टि से उपयोगी है और उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये भी आप पूरे DNYS के कोर्स में पढ़ते हैं। योग चिकित्सा, आप सबको पता है कि योग आज दो आयामों पे काम कर रहा है। मतलब एक योगा स्पोर्ट्स है कि आप उसमें खेल की तरह जीतो, मेडल पाओ, आगे बढ़ो, और एक योग है चिकित्सीय रूप में, यानी जो हमारे पास जैसे लोग आ रहे हैं या योग करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट, थायराइड मैनेजमेंट, इंसोम्निया मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, इन सब पे योग बखूबी काम करती है, क्योंकि सबसे पहले योग मन पे काम करता है। ठीक है,
आई थिंक आपको ये 19 आयाम समझ में आए होंगे। इसमें से बहुत सारे हम लोग कोर्स टाइप्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो भी लोग हैं उसमें सभी को बूस्ट कीजिए कि वो सभी क्लास अटेंड किया करें, तो मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको पढ़ाने का मन करे। प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें प्राकृतिक साधनों एवं स्रोतों का उपयोग व्यक्ति को निरोगी एवं स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का यह विश्वास है कि व्यक्ति प्रकृति का अभिन्न अंग है तथा प्राकृतिक तत्वों से ही बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश एवं वायु तत्व मिलकर शरीर की रचना करते हैं। जब शरीर इन तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो दूषित पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं और व्यक्ति रोगी हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी, जल, वायु, भाप आदि का उपयोग रोग को दूर करने में किया जाता है। एलोपैथ चिकित्सा पद्धति में रोग तथा उसके लक्षणों को दवा, शल्य चिकित्सा, टीकाकरण आदि के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है। ये आप सभी को पता है। दबाना क्या है? लक्षणों को ब्रेन पे काम करता है और हमें मैसेज नहीं पहुंचता कि हमें ये आराम आ रहा है, तो तकलीफ अपने समय के साथ साथ कम हो रही है। एलोपैथी पद्धति में रोग का राग से एलोपैथ पद्धति में रोग को राग से, जहर को जहर से तथा कीटाणुओं को कीटाणुओं से परास्त किया जाता है। अच्छा, तो बाकी तो मुझे नहीं पता क्या स्लोगन लिखा है इसमें, बट जहर को जहर से तथा कीटाणुओं को कीटाणुओं से को क्लियर कर सकते हैं कि जैसे कोविड-19 वायरस है तो आपने उसी का एक फॉर्म बना करके बॉडी में डाला और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी ने तैयार की। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने उसको लिखा है। लेकिन इस प्रकार दवाओं के द्वारा रोग एवं उसके लक्षणों का अंतर्मन असाध्य रोगों की आधारशिला रखता है। अच्छा, अभी क्या होता है कि जब हम ऐसे बार बार दबाते हैं तो एलोपैथ मैनेजमेंट से क्या होता है कि हमारे इनक्योरेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं, जैसे कैंसर। तो ये असाध्य रोग हैं। एक होता है, 3 तरह के रोग हैं। क्या है? तीव्र रोग, जीर्ण रोग, असाध्य रोग। तीव्र रोग एक्यूट डिजीजेस, जीर्ण रोग क्रॉनिक डिजीजेस, इनक्यूरेबल डिजीजेस यानी असाध्य रोग। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोग व उसके लक्षणों को दबाया नहीं जाता है, बल्कि उसे जड़ से निर्मूल किया जाता है। व्यक्ति में जीवन शक्ति को शक्तिमान बनाकर रोग को दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा रोगों को दूर करने के लिए शरीर में संचित विजातीय तत्वों एवं जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। तंत्रिकाओं, धमनियों तथा रक्त प्रवाह में उत्पन्न गतिरोधों को दूर करती है एवं उस पर अनावश्यक पड़ने वाले दबावों को कम करती है। रक्त शुद्धिकरण करने वाले अंगों के अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। स्नायु संस्थान को सबल बनाती है एवं शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है उन्हें पूरा करती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा की खूबियां बताने की बात नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा ने टॉक्सिन्स को बाहर निकाला। दूसरा क्या किया? जब टॉक्सिन्स बाहर निकले तो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी हुई। इम्यूनिटी किस तरह से अच्छी हुई? एकदम नेचुरल तरीके से। ब्लड प्यूरिफाई हुआ, वाइटल फोर्स बढ़ा, ताकत बढ़ी, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ हुआ और जो कमी हुई बॉडी को वो भी पूरी हुई। तो इस तरीके से सभी इस बेसिस पे नेचुरोपैथी काम करती है। प्रसन्नता का आधार। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे प्रसन्नता, सुख और शांति अभीष्ट ना हो। सारे जीवन का ताना बाना इस केंद्र बिंदु के दाएं बाएं घूमता रहता है। इस प्रयास में जो जितना सफल हो जाता है वह उतना ही सौभाग्यवान तथा जो असफल हो जाता है वह उतना ही हतभाग्य समझ लिया जाता है। जीवन की प्रसन्नता को एक प्रकार से भाग्य और दुर्भाग्य का मापदंड समझ लिया जाता है और यह विश्वास कर लिया गया है कि उनमें से जो भी उपलब्ध हो वह ईश्वर की देन है।
किंतु यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। ईश्वर ने सभी के एक ही स्थिति में जन्म दिया है। यह उनके अपने वश की बात है कि प्रसन्नता की स्थितियां पैदा करके जीवन के सुखों को भोग करें या आजीवन रोगी रहकर दुर्भाग्य को रोना रोता रहे, है ना। तो ये सबसे पहले हमारा धर्म होना चाहिए कि हमारी स्वास्थ्य अच्छा हो। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे ऊपर सारा कपड़ा अच्छा लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस हम कैरी करते हैं, हम पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। जब सेटिस्फाइड रहेंगे, पीस ऑफ माइंड में रहेंगे तो हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोनों बातें वाइस वर्सा हैं। जब हम प्रसन्न रहेंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहें इसलिए हम प्रसन्न रहें। तो दोनों बातें हेल्थ इज वेल्थ जैसे, ठीक है। तो जब आप प्रसन्न रहें, ये सबसे बड़ी पूंजी है, और दुखी रहेंगे तो दुख ही आएगा, और इसी तरह आपका स्वास्थ्य भी जाएगा। तो टेंशन, चिंता, जैसे कहते नहीं है, चिंता चिता समान है। तो टेंशन सबसे बड़ा जो है शत्रु है, जो बहुत सारी बीमारियां देता है। और आज के टाइम में जितनी बीमारियां हो रही हैं वो हाईली एम्बिशियस होने से और टेंशन लेने से हो रही है, तनाव लेने से हो रही है, और व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि तनाव को हम कैसे कंट्रोल करें। फिर बात करते हैं प्राण शक्ति का बलवर्धन। प्राण शक्ति यानी वाइटल फोर्स। एक सेकेंड मुझे दीजिए। अरे तुम बोलो। चले, सॉरी। प्राण शक्ति का बलवर्धन। प्राण शक्ति सारे जगत में विस्तृत और प्रशस्त है। मतलब हमारा नेचुरोपैथी का ये कहना है कि हर चीज में प्राण शक्ति है, हर जीवित चीज में प्राण शक्ति है। इसी शक्ति से जीव भाग की स्थिति है। खनिज, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य बराबर इसी शक्ति के सहारे जीते हैं, और सभी के लिए जीवन काल की जो मर्यादा रखी गई है वह प्राकृतिक है, किंतु इस मर्यादा के भीतर घटने या बढ़ने की भी गुंजाइश है। प्राणी इस मर्यादा के भीतर रहते हुए भी अपने जीवन को घटा या बढ़ा सकता है। मानव शरीर सूक्ष्म अणुओं से बना है, और प्राण शक्ति इनके ऊपर नियंत्रण तथा संचय रखती है और उन्हें अपने अनुकूल चलाती है। जब प्राण शक्ति का ह्रास होता है तब शरीर अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाता। प्राण शक्ति मतलब जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति मतलब वाइटल फोर्स, या एक और शब्द कह ले इम्यूनिटी, है ना, प्रतिरक्षा तंत्र। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राण शक्ति शरीर में है मतलब इम्यूनिटी अच्छी है, वाइटल फोर्स जीवन जीने की प्रेरणा जो होती है वो अंदर है, तो वो ही सारे कार्यों को संपादित करती है। ठीक, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्राण जीव्यति इति प्राणः, अर्थात जो जीवात्मा के जीवन का आधार बना हुआ है वह प्राण है। इसके दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ये दोनों 5-5 हैं, अर्थात प्राण शक्ति 5-5 ढंगों से सक्रिय है। स्थूल शरीर के 5 अंग हैं। ठीक, तो हमारा पूरा जो शरीर दिख रहा है इसमें दो तरीके से दो चीजें हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, है ना। तो प्राण शक्ति भी इन दोनों पर निर्भर करती है। ये दोनों 5-5 है, तो इनको आगे समझते हैं। अर्थात प्राण शक्ति 5-5 ढंगों से सक्रिय है। स्थूल शरीर के 5 क्या अंग हैं? अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। ठीक, लास्ट ईयर में हमने कॉपी पे ये बनवाए थे। अब आप लोगों का काम है होमवर्क कि इसको जो है एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा। इसी जो आपके पास ये प्रिंट आउट होना चाहिए, स्क्रीन से ज्यादा मत पढ़ा कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए इतने ही बड़े फॉन्ट में, और यहीं पर आप एक बॉडी ड्रॉ कीजिए जिसमें आप ये जो स्थूल शरीर है
5 स्थूल शरीर के 5 अंग ये कहाँ कहाँ है, जिसमें आप ये इसको क्लियरली बना सकें। अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। ठीक है, इन पांचों स्थूल शरीर के स्थूल शरीर नष्ट हो जाने से ये सारे प्राण नष्ट हो जाते हैं। अब सूक्ष्म शरीर के 5 प्राण क्या क्या है? देवदाता, कुकल, कूम, नाग, धनंजय। ठीक, अब ये जो है सूक्ष्म शरीर के प्राण है। सूक्ष्म शरीर के प्राण नष्ट नहीं होते स्थूल शरीर नष्ट होने से, क्योंकि ये आत्मा के साथ चलते रहते हैं। इन पांचों प्राण सूक्ष्म शरीर को जीवित और सक्रिय रखते हैं। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक सूक्ष्म शरीर के ये पांचों प्राण भी विद्यमान रहते हैं। ये 10 प्राण मिलके पंचकोशों के नाम है। ठीक, 10 प्राण मिलके पंचकोश बनाते हैं। कितने कोश है हमारे? 5 कोश हैं। वो क्या है ये भी आपको ड्राइंग में बगल में दिखना चाहिए। ठीक, तो ये होमवर्क है, जब हम लोग अगला क्लास करेंगे तो इसमें ये आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक, हालांकि आगे हम लोग इसका भी विस्तृत अध्ययन करेंगे जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इस तरीके से ये 5 कोश हैं। इनके अपने अपने लाभ हैं। अब बात करते हैं लाभकारी जीवन शैली का विकास। जीवन तो सभी प्राणियों में होता है, पर मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी नैसर्गिक जीवन ही व्यतीत करते हैं। यही एक ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक बंधनों से भागता है। जीवन तो सभी प्राणियों में होता है, परंतु मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी नैसर्गिक जीवन व्यतीत करते हैं। यानी जैसे कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर की बात करें आप, तो वो प्रकृति में रहता है और प्राकृतिक तरीके से बिहेव करता है। मतलब ना तो उसको सामाजिक चीजों में बांधा गया और ना उसको डिसिप्लिन सिखाई गई। ठीक है, तो नैसर्गिक होने का मतलब है कि वो बिंदास बिना कपड़ों के रहता है, तो वो प्रकृति के सीधे संपर्क में रहता है और धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश के पास रहता है। उसको जब भूख लगती है वो तभी खाता है। तो ये मनुष्यों से तालमेल नहीं बैठता है ना। तो मनुष्य क्या है, हर समय खाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जानवर इतना बीमार नहीं होते, पर मनुष्य ज्यादा बीमार होता है, क्योंकि जानवरों को ये सिक्स सेंस है कि इसके बाद मुझे नहीं खाना है, या खाना है ज्यादा हो गया तो वोमिट कर देना है, उपवास रख लेना है। पर मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए वो ज्यादा बीमार है। तो वो प्राकृतिक बंधनों से भागता है। ठीक, परिणाम स्वरूप शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट पाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति के जीने की कला सिखाई जाती है। समय का सदुपयोग व शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की सभी आदतों का निर्माण कराया जाता है, जिससे वांछित सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जा सके। ठीक, तो हैबिट्स क्या है? सुबह उठे, चाय पी ली। फिर हैबिट क्या है? इधर उधर बैठे, चुगली कराए। मतलब मानसिक शारीरिक दोनों गड़बड़ियां हैं। फिर क्या है? पता है लेकिन पूरे दिन मिठाइयां खाई, कोई त्योहार आया, एक्सक्यूज है, पूड़ियां बन गई। तो जहां पर आदत में ही है कि हमें उस ढंग से सोचना ही नहीं है, तो हम बीमार तो पड़ेंगे ही। फिर क्या है? खाना वही खाना है, भोजन, और अभी तक में क्या क्या बदल गया? मिक्सी आ गई और बहुत सारी, वॉशिंग मशीन आ गई, तो काम तो बहुत कम हो गया। काम है ही नहीं जिससे हमारा शारीरिक श्रम हो, पसीना निकले। तो और भोजन वही रहा, भोजन वही करना है हमको, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी पापड़ दही बड़ा अचार, और देखना क्या है? लैपटॉप पे काम करना है। तो हमारे जैसा इंसान भी, चाहे वो कितना ही हेल्थ कॉन्शियस हो, अगर इस तरह का भोजन करेगा और हम कहेंगे हम घर का पका हुआ भोजन खाते हैं, तो उस भोजन को पकाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जो अब हम नहीं करते। तो वो भोजन अब हजम नहीं हो रहा है। अगर आपका वर्क स्टाइल बदला है तो आपको अपने भोजन को बदलना पड़ेगा। आप 3 बार भोजन करके उसको पचा नहीं सकते। अगर आपका जो काम है, जो प्रोफेशन है, या कुछ नहीं कर रहे हैं आप, घर में हाउसवाइफ है फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं करने जैसा, मतलब मिक्सी चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, कोई हेल्पिंग हैंड है आपके घर में, तो आपको वो भोजन हजम नहीं होने वाला है। तो आपको अपना जो फूड स्टाइल है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन तो चाहिए, नो डाउट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आद्या, एक मिनट फोन देखो बेटा।
ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पर आप नेचुरोपैथी में आके जीने की कला सीखते हैं, कि जब आप जानेंगे कि भाई हमें क्या खाना चाहिए, हमारा कितने कम खाने से भी काम चल जाता है। हम सब जीवन में जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। अरे वो तो ले क्या पंचवान लेंगे, देखो वो ले आया, लेके देख लो। आगे बढ़ते हैं। जीवन शैली के 4 प्रमुख अंग हैं, है ना। तो नेचुरोपैथी सीधी सी बात है, एक जीवन जीने की कला है, नो डाउट। पर कहीं ना कहीं हमने जैसे पहले बताया कि जीवन जीने की कला है, लेकिन हम हमेशा पानी में नहीं बैठ सकते। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं, और फिर हम सीख लेते हैं कि भाई हमको ये चीज नहीं खानी थी, हम इससे बीमार पड़े थे, हमको ऐसे नहीं सोचना है, हम इसीलिए बीमार पड़े थे। ठीक है। और तो इस तरीके से हम ये आदतें फिर स्वास्थ्य का निर्माण करने लग जाती हैं। ठीक। अब जैसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जब हम योग निद्रा कराना शुरू करते हैं तो उनको लगता है इससे क्या ही होगा, पर वो धीरे धीरे उनकी आदत का हिस्सा बन जाते हैं और उनको ये महसूस होने लगता है कि इससे उनको फायदा है। ठीक है। और इससे उनको फायदा हो रहा है, तो ये हमारी जीवन शैली का पार्ट हो गया, जीवन जीने की कला हो गई कि हमें इस तरीके से आराम करना चाहिए जहां पर हमारी तंत्रिका तंत्र को आराम मिले। जीवन शैली के 4 प्रमुख अंग हैं। क्या है? किन नियमों का पालन करें जिससे शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। ठीक। तो ये 4 प्रमुख अंग हैं। पहला नियम, क्या नियम हो गए वो आगे पढ़ेंगे, या नियम आपको पता है। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए सबसे पहला नियम बताइए, कुछ बोलिए, हम ही बोल रहे हैं तब से। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान धारणा समाधि या अष्टांग नहीं है क्या? हाँ, बट इसमें मन भी शामिल है ना। अभी इसमें पहला हाँ। क्वेश्चन है कि 4 प्रमुख अंग हैं जिसमें पहला शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बना रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है? क्या खास करते हैं आप, क्या नियम हमने बनाए, क्या नियम हम बनाए जिससे हमारा शारीरिक फिजिकल बॉडी जो दिख रही है वो स्वस्थ रहे? सुबह टाइम से उठना, सोना, खाना टाइम से, यही है मैम। और क्या काम? संतुलित आहार और मन, मतलब हमेशा हम्म हैप्पीनेस, अपने पे हैप्पीनेस, मतलब हमेशा खुश रहना। नहीं, वो तो आ रहे हैं नीचे। मानसिक स्वास्थ्य, पहले शारीरिक स्वास्थ्य तो पूरा हो जाए। भोजन हो गया, समय से उठना, समय से सोना हो गया, है ना, संतुलित भोजन हाँ। हो गया। और नित्य नित्य पूरे कर्म भी इसी में आ जाएंगे। सुबह उठ करके नहाना धोना, पूजा पाठ करना, कुल्ला मंजन करना। जी, ये भी शारीरिक स्वास्थ्य में आ गया। और बताएं। एक बहुत खास बात आप लोग छोड़ रहे हैं भैया। आहार लेना। बताइए, इसकी आधी बना दो, आधी काट दो। अरे भाई, शारीरिक व्यायाम है, जी मैम। है ना। चाहे आप देखिए, व्यायाम में हो गया, अगर योग को अपनाते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बट अगर योग को नहीं अपनाते हैं तो अगर हम स्विमिंग करें, ठीक, अगर हम जिमिंग करें, अगर हम पहलवानी करें, तो क्या हम स्वस्थ नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य के जो नियम हैं वो क्या नियम है कि पहले समय से उठे, समय से जागे, मतलब सर्केडियन क्लॉक फॉलो करें सूर्य के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा क्या नियम होना चाहिए, हम भोजन बहुत संतुलित करें। तीसरा, समय समय पर हम उपवास करें जिससे हमारे शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। चौथा, अभी बताया, व्यायाम होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को, हर किसी को किसी न किसी तरीके का व्यायाम शामिल करना ही पड़ेगा। फिर वो क्या कह रहा है कि अब तो सब बीमार पड़ने लगे हैं, है ना। किस बात का हम रोना रो रहे हैं? या हम वॉक बहुत करें या हम अभ्यास करें, तो हमारे शरीर को मेहनत, हमारा मसल जो मांसपेशियां हैं उनका भोजन क्या है?
व्यायाम शिथिल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर शरीर व्यायाम करने लायक नहीं है तो मसाज कराई जाए, दूसरा व्यक्ति इस पे व्यायाम करे। व्यायाम का दूसरा रूप है मसाज। तब दूसरा व्यक्ति आपके शरीर पे काम कर रहा है, जब आपका शरीर नहीं काम कर रहा या आप शरीर से काम नहीं ले पा रहे। सिंपल सा साइंस है, लेकिन लोग नहीं समझते। जो व्यक्ति ऑन बेड आ गया उसको अभ्यास कैसे कराया जाए? व्यक्ति को करना ही करना है, व्यायाम करना ही है, हर अंग का व्यायाम करना है, तभी वो स्वस्थ होगा। तो उसको मतलब आज के जमाने में लोग नहीं समझ रहे, पर पहले के जमाने में पूरी चिकित्सा इसी पे डिपेंड थी। तो जब आप किसी व्यक्ति से मसाज या एक्यूप्रेशर कराते हैं तो उस अंग का व्यायाम नहीं करा रहे होते हैं। सेकंड पढ़ते हैं आगे, जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें जिससे मानसिकता सही बनी रहे तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों का संपादन सही हो, है ना। कैसा दृष्टिकोण रखें बताइए। सकारात्मक, आशावादी रहे, निराश ना रहे, उदासीन ना रहे, किसी की बुराई ना करें, अपने जो जो दूसरे से व्यवहार करना चाहते हैं वो पहले स्वयं करें, है ना। तो इस तरह से नैतिक नियमों का पालन करें। बहुत शानदार, है ना। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कैसा दृष्टिकोण? सकारात्मक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, है ना। और किसी की चुगली नहीं, और जैसा जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों से करें। तो ये होता है कि आपका दृष्टिकोण इस तरीके का हो, ऐसी ही मानसिकता बनी रहे और ऐसा ही साइकोलॉजिकल आपका एक्टिविटी होनी चाहिए जिसका संपादन सही प्रकार से हो। पता चला मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। आजकल ऐसे गुरु बहुत हो रहे हैं और लोगों ने उन गुरुओं को भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया है। मैं भी अच्छी वक्ता हो सकती हूँ, अच्छे विचार आपको संप्रेषित कर सकती हूँ, आपको प्रभावित भी कर सकती हूँ, पर मैं आपके गुरु या आपकी ईश्वर का दर्जा नहीं ले सकती। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुरु हैं, पर क्या आप व्यक्तिगत तौर पे उनको जानते हैं? नहीं जानते। व्यक्तिगत तौर पे मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा जीती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, सब ठीक है, पर कहीं कहीं पर मैं भी बहुत कमजोर हूँ कुछ चीजों में। तो वो आपको नहीं पता ना, तो आप उतना ही देख पा रहे हो जितना मैं आपको दिखा पा रही हूं। तो आप उतनी ही चीजों को प्रेस करो जितनी आपको दिख रही है। संपूर्ण शिखा गुप्ता को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं, ना आप करिए। तो ऐसा ही बहुत सारा, क्योंकि मुझे इसलिए ये थोड़ा सा याद आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे गुरुओं को अपने मंदिरों पे रखने लग गए, और फिर जब उनको इसका भ्रम टूटता है ना आशाराम जैसा तो उनको बड़ी कष्ट होते हैं। तो चाहे अपने रामदेव जी हो, चाहे अपने रविशंकर जी हो, चाहे अपने ओशो हो, चाहे अपने एक देवी माँ है ना जो क्या बोलते हैं ब्रह्म कुमारीज है, ये सारे लोग ज्ञान के भंडार हैं। हो सकता है ये जीवन के किसी ना किसी आयाम में जरूर कमजोर हों। ठीक है, तो हमें व्यक्ति विशेष की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए अनलेस या अंटिल कि आपके बिल्कुल नजदीक वो रोज आपसे फिजिकल मिल रहा हो व्यक्ति, और आप फिजिकल तौर पे उसको जानते हो और शारीरिक रूप से भी प्रभावित हो। तो ये बड़ा कष्टमय होता है मेरे लिए कि आप एकदम पूरा नहीं जानते हैं, आप सिर्फ उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर के पूरी भगवान की मूर्तियां हटा करके सिर्फ उनको भगवान का दर्जा देते हैं। फिर बाद में आपका जब भ्रम टूटता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो वैसा ना करें। किन गुणों का विकास करें जिससे समाज में प्रतिष्ठा, समाज एवं आवश्यकता बनी रहे? तो किन गुणों का विकास होना चाहिए वो धीरे धीरे आपका समाज ही सिखाता है। बाकी जो बेसिक तौर पे है कि गुणों का विकास, कि आपको बात करने में बहुत शालीनता और संयमता होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा जब भी बोले मधुर बोले, अच्छा बोले, और अपने आस पड़ोस पड़ोसियों का ख्याल रखें, उनका व्यवहार करें, ये सब आप जानते ही हैं। और प्रतिष्ठा इसी तरह बढ़ती है, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, जैसे आप दिखते हैं, वही व्यक्ति पसंद किया जाता है जो मुस्कुराता रहता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है, तो उसके चेहरे पर भी सकारात्मकता दिखती है।
अच्छा, कुछ लोगों का आपने देखा होगा जैसे जैसे बुजुर्गियत आती है ना, वैसे वैसे चेहरे की भंगिमा ही ऐसी हो जाती है। मतलब जो ऐसे रहेगा हमेशा तनाव में, तो वो वैसा ही, उसका चेहरा ही वैसा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तनाव में रहता है। जो मुस्कुराता रहेगा उसका चेहरा एजिंग के साथ साथ, क्योंकि तो स्वभाव है सभी के रिंकल्स आने, और आने ही चाहिए। अगर आप सामान्य हैं तो कहते नहीं है कि अगर साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं और कोई बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा बढ़ रहा है आगे, तो उसका अफेक्शन होना स्वाभाविक है। उसको पेरेंट्स को स्वाभाविक तौर पे लेना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है किसी से अफेक्शन, या वो किसी से अट्रैक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब वो साइकोलॉजिकली स्वस्थ नहीं है, मेंटली स्वस्थ नहीं है। ठीक, तो जो चीज नॉर्मल है वो नॉर्मल है। इसी तरह जब कोई ग्रेसफुल एजिंग हो रही है तो रिंकल्स आएंगे, उसको क्या रोकना है, क्या छुपाना है, जो है उसको आने दीजिए, तो आएगा। तो जैसे जिसकी भंगिमा रहती होगी वो वैसे ही चेहरा बनता चला जाता है। तो इसलिए अगर आपको रिंकल्स सच में अच्छे चाहिए तो आपको मुस्कुराना चाहिए। किन गुणों का विकास करें, ये हो गया। ठीक, ये समाज ही सिखाता है, और आपको एक दूसरे से मिलके ही पता चलता है कि अच्छा मुझ में ये कमी है और मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। कौन सी पद्धति अपनाएं जिससे आपत्ति काल में अधिक मानसिक क्लेश ना हो तथा साथ ही साथ बुरे कार्यों का भय बना रहे। ठीक, अब कौन सी पद्धति अपनाएं, इसमें एलोपैथी अपनाएंगे तो आपने देखा होगा एलोपैथ के पास क्या इतना समय है कि आपके इतने आयामों पे काम करेगा, नहीं है ना। होम्योपैथ डॉक्टर कोई बता दीजिए जो आपकी पूरे व्यक्तित्व को बदलने में सहायता करे आपकी, वो दवा बना देगा। बस आपसे जान लेगा, मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, कड़वा पसंद है, जल्दी जल्दी गुस्सा होते हो, थोड़ी थोड़ी देर में होते हो, कैसे, क्या मन का स्वभाव रहता है, रोना आता है कि नहीं, कितना आता है, ठीक, कौन सा पैर किसके ऊपर रखते हो, चिड़चिड़ाते कितना हो। पर उसके ऊपर वो कुछ करेगा नहीं, वो सिर्फ टिंचर में दवा बना के देता है। इससे ज्यादा होम्योपैथ के पास भी समय नहीं है ना, उनको पता है कि बाकी चीजों को अगर हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं बात की, तो वो कैसे ठीक होगा। ठीक, बहुत हद तक कोई आयुर्वेद डॉक्टर भी हमने ऐसा देखा नहीं। ठीक, एलोपैथ में तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वो आपको बताएं कि भाई यही खाना है, आप मैगी खा रहे हैं तो ठीक, आप बिस्किट खा रहे हैं तो ठीक, आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो ठीक। बस एक बात में बहुत सारे कंसर्न डॉक्टर मिलेंगे तो वो कह देंगे थोड़ा बाहर का मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। एक प्राकृतिक चिकित्सक ऐसा होता है जो जरूर ये जानने की कोशिश करेगा कि आप दिन भर में किससे मिलते हैं, घर में और कौन कौन है, आपकी आमदनी का सोर्सेस क्या क्या है, आपके मन की व्यथा कैसी रहती है। तो ये सब जानते हुए ही आप जो है स्वस्थ हो सकते हैं। नहीं तो हम थोड़े दिनों के लिए स्वस्थ करेंगे और आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक कॉल आई थी आपके इससे पहले ही, तो उन्होंने कहा कि इस बार मेरा यूरिन इन्फेक्शन मैडम जा नहीं रहा है, हम सारी चिकित्सा कर चुके हैं, फिर मुझे लगा आपका ध्यान आया कि आपसे बात करनी चाहिए। हमने उससे वन वर्ड आंसर कहा कि प्रोटीन शेक कितने दिनों से पी रहे हैं। तो उसने कहा कि प्रोटीन शेक मैम हमने पहले पिया था पर अभी 4 महीने से बंद किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन शेक में कोई भी चीज ऐसा नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ठीक, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। हमारे फूड इस तरीके के हैं कि हम पराठा सब्जी खाते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं, सब्जी बहुत कम खाते हैं, और दालें अगर खाते हैं तो वो गैस्ट्राइटिस क्रिएट करती हैं। तो बहुत बार बहुत टाइम पे हमको कभी कभी पेशेंट के लिए रिकमेंड करना पड़ता है वजन कम करने के लिए, या बहुत सारी चीजों में एकदम लीन होते चले जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा करने में। बट हम उसको टाइम बीइंग 3 महीने के लिए फिर उस पर बहुत सारे फ्रूट्स, वेजीज, सलाद और पानी ऐड करके रिकमेंड करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में क्या खा रहे हैं क्या नहीं, हमको बैकग्राउंड समझना पड़ता है, और तभी आप उसको स्वस्थ कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इन चारों क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है। शरीर के लिए अभी देखिए जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे वही बात लिखी हुई है, शरीर के लिए प्राकृतिक आहार, व्यायाम, प्राणायाम, शुद्धिकरण की क्रियाएं उपयोग में लाई जाती हैं। शुद्धिकरण की क्रियाएं क्या क्या है? एनिमा है, पेट पे मिट्टी की पट्टी है, कटी स्नान है, और क्या है, स्टीम बाथ है, और क्या है, मड बाथ है, अभी आपने सुना, और क्या हो सकता है, कुंजल क्रिया हो सकती है जो शरीर के एसिड को, रिफ्लेक्स को हटाती है। तो ये तो नॉर्मल साधारण हमने क्रियाओं की बात की जो आपके शरीर का शुद्धिकरण करती है।
उत्तम स्वास्थ्य शैली के लिए सामाजिक समायोजन पर भी बल दिया जाता है। योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो चारों आयामों पे बात होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। हेल्थ आज की डेट में 4 पिलर्स पे है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल। ठीक है, तो सोशल व्यक्ति भी अगर सोशल नहीं है तो वो इसका मतलब सिक है। अब बात करते हैं, बहुत सुंदर है ये जो मैं अब पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण हम 5 तरीकों से कर सकते हैं। 5 प्रकार का होता है जो हमें पता नहीं होता। ठीक है, ये बहुत गहरी और अच्छी बात है। हम सभी जानते हैं कि रोग का कारण विकार है। विकार मतलब टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मतलब विजातीय द्रव्य, विजातीय द्रव्य मतलब फॉरेन मैटर, फॉरेन मैटर मतलब जो हमारे शरीर को पहचानता नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए फॉरेन मैटर कोई और हो सकता है और किसी और व्यक्ति में फॉरेन मैटर कोई और हो सकता है। ठीक, किसी व्यक्ति को साबुन या पोटाश या पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करता है, एलर्जी का कारण होता है, पर किसी व्यक्ति को नहीं करता। तो ये विकार 5 प्रकार के हैं। क्या है? मल विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, मन विकार और बुद्धि विकार। ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ। मल विकार, ठीक, मतलब मल विकार क्या है? विकार कहां पर है? पॉटी सही नहीं हो रही, लूज हो रही, कॉन्स्टिपेटेड है, फटी फटी हो रही। ठीक, मल विकार मतलब मल में विकार है कहीं। अब रूट अलग तरीके से देखना है ना, जड़ कहाँ है, कहाँ जड़ है जिससे मल गंदा आ रहा है वो समझना है। रक्त विकार मतलब आपके ब्लड में टॉक्सिन्स जमा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चकत्ते पड़ रहे हैं, हाँ, इस तरीके का जो ब्लड से रिलेटेड, डायबिटीज आ रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, ऐसे करके जो ब्लड से रिलेटेड है, शुगर आ रहा है, वो होता है रक्त विकार। फिर नाड़ी विकार क्या है? नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। अगर विकार नाड़ी में है तो हम कैसे कहेंगे इसको? नाड़ी विकार है। साइटिका हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, हाँ, और क्या है? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, और आपका इंसोम्निया हो गया, नींद ना आना। तो ये सारे नाड़ी विकार है, तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। ठीक, मन विकार क्या है? हमें अच्छा नहीं लग रहा, आधी से ज्यादा लेडीज का प्रॉब्लम, आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन उदास है। ठीक, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया, मुझसे वो ऐसे बोले। ठीक, मन विकार। कुछ नहीं तो दिन भर मन के ही प्रभाव में वशीभूत हैं कि हमारा मन कैसा है। ठीक, उसी को सोच रहे काम धंधा कुछ करना नहीं है आगे, तो खाली बैठा इंसान अपने मन को चिंतन करके उसको विकारग्रस्त कर रहा है, ऐसे कह सकते, क्योंकि मन में बहुत सारी तरंगे उठ रही हैं और न जाने कितने विचार, 50,000 से ज्यादा विचार फ्लैश करते हैं एक दिन में। ठीक है, इससे ज्यादा ही संख्या है, मैं कहीं पढ़ रही थी। तो एक दिन में इतने सारे विचार आते हैं, अगर आप उन विचारों का मंथन करने लग जाओ तो विकार हो ही जाएगा। तो ऐसे करके इतने सारे विकार डेवलप हो जाते हैं। फिर बुद्धि विकार, तो किसी की बुद्धि ही खराब हो जाए धीरे 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 धीरे, वो कैसे होती है? कि आपने किसी भी एक बीज को, एक विचार को आपने हवा देनी शुरू कर दी। कोई भी काम जैसे आपसे गलत हो गया, अब गलत हो गया तो हो गया, बट आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो पूरे दिन, अरे मेरे से गलत हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, तो किसको बताएं, तो अब उसको बताएं नहीं बताएं, अगर नहीं बताएं तो हम और क्या चीज इसमें टेक्निक लगाएं कि लोग मेरी बात पे विश्वास कर लें और वो बात छुप जाए। तो ऐसे करके आप अपनी पूरी बुद्धि खो देते हो, बुद्धि विवेक खो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज जो गलत हो जाए, उसको सिर्फ आप नरिश करते रहते हो, तो बुद्धि विकार हो जाती है ना, कि किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो अगर कोई किसी को नकारात्मक सोचने की आदत है, कभी देखा होगा आपने, हर किसी के घर में एक व्यक्ति होता है
जिसको ठीक नहीं कर पाते आप, है ना। तो उसकी आदत ही है, उसको गलती ही देखना है, उसको नकारात्मक ही दिखता है हर बात में। तो आप अच्छा भी करेंगे तो भी उसको नकारात्मक दिखेगा। इन विभिन्न प्रकार के उत्पन्न विकारों के कारण शरीर में नाना प्रकार के कष्ट चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दमनात्मक या शमनात्मक औषधियों का सहारा लेते हैं। मतलब औषधियां उसको दबा देती हैं पर ठीक नहीं करती। दबाना इन द सेंस कि बहुत तनाव है, बहुत तनाव है, बहुत तनाव है, क्या आपने किया, शंख पुष्पी पी लो, ठीक। अब शंख पुष्पी ने आपको कुछ समय के लिए अच्छा तो फील कराया, पर रूट लेवल पे जहां आपके विचार इकट्ठा है, जहां आपकी सोचने की तरीके को बदलना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। फलस्वरूप वे रोग उस समय के लिए भले ही ठीक हो जाता है, किंतु कुछ समय बाद कभी कभी तो तुरंत उसी रूप में या उससे अधिक उग्र रूप में अथवा किसी और रोग के रूप में उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में विकारों को हटाने का प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर की सफाई होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर शुद्धि की 6 विधियां अपनाई जाती हैं। अब ये 6 विधियों से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो पहले आप लोगों ने कुछ कलम भी चलाई है कि आप सिर्फ लिख रहे हैं? जी मैम, लिखा है। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? कविता जी, रमा जी, सरोज जी। मैम मुझे ये पूछना था, फैटी लीवर का, जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है उनको कौन सा आहार देना चाहिए? अभी आपने उस दिन गैस्ट्राइटिस के लिए पूछा था, वो किया आपने?